मैथमेटिक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। ठीक है, सर्कल के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम आज देखने वाले हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा और बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। इसके पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं कि हमने अपने चैनल पे मैथमेटिक्स की 2 चैप्टर, फिजिक्स का 2 चैप्टर और केमिस्ट्री का 2 चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। अगर आपने इन सभी चैप्टर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे जिसमें आपको मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए चीज़ों को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, यदि एंगल POQ बराबर 40 डिग्री है, यानी कि POQ ये वाला एंगल जो है वो आपका 40 डिग्री है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एंगल POQ बराबर अगर 40 डिग्री है तो OPQ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साहब, जब भी मैं आपको बताऊं आप कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करने के लिए एकदम तैयार रहिए। ये OPQ ये वाला एंगल हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम देख के भी आंसर बता सकते हैं या फिर फॉर्मूले की भी मदद से बता सकते हैं। देख के कैसे बताएंगे? ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और आप जानते हैं कि इस तरीके का त्रिभुज अगर सर्कल में बने जिसका केंद्र यहाँ पे O है और यहाँ से 2 त्रिज्याएं किसी जीवा को स्पर्श कर रही हैं तो इस स्थिति में ये जो कोण रहता है वो इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल OPQ बराबर एंगल OQP। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो अगर इस थ्योरम के हिसाब से अगर हम इसको x डिग्री माने तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा? x डिग्री मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि इसका मान है x डिग्री और इसका भी मान हमने मान लिया x डिग्री है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमको निकालना है। ठीक है, जिससे हम जो है वो किसी भी एक यानी कि OPQ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो OPQ यानी कि इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है जानना आपको कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि एंगल OPQ और एंगल OQP ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये क्या है? त्रिभुज में पहला ये वाला कोण ले लीजिए आप 40 डिग्री प्लस के साथ इस कोण को हमने माना था x डिग्री, तो x डिग्री मान लिया। फिर प्लस के साथ इस कोण को माना था x डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो x डिग्री इक्वल्स टू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2x बराबर 100, ये इधर जब जाएगा तो ये 180 में से घट जाएगा 40, तो 180 में से 40 घट जाएगा तो 140 बचेगा। तो 2x बराबर 140, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इसका भी मान हमारा 70 डिग्री आ गया और इसका भी मान हमारा 70 डिग्री आ गया। कहने का मतलब ये है कि एंगल OPQ बराबर एंगल OQP बराबर कितना? 70 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है? एंगल OPQ। तो जब हम जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो OPQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 70 डिग्री, क्योंकि दोनों का मान हमारा कितना आया? 70 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है एक कि एंगल OPQ बराबर 180 माइनस एंगल POQ बटा 2। ठीक है, तो अब 180 हो गया और माइनस के साथ POQ का मान कितना है? 40 डिग्री है बटा 2। 180 में से 40 गया, 140 बटा 2 70। तो ये भी हमारा जो है वो एक सिंपल सा ट्रिक है और जो मैंने आपको बताया वो भी एक सिंपल सा ट्रिक है। तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। अब जो भी तरीका आपको अच्छा लगा उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लेकिन ये प्रयास कीजिए कि जल्दी आप सॉल्व कीजिए। मैं जो है वो इसको देख के ही आंसर बता दूंगा, लेकिन चूंकि मुझे आपको समझाना है तो कुछ टाइमिंग लगेगा आपको समझाने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को बताने में इतना समय लगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2005 में आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करें।
अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है कि चित्र में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है का केंद्र O है, ठीक है। यदि OC बराबर 8 सेंटीमीटर यानी कि OC, ये इसको देखिए, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए। ये एक वृत्त है, इसमें बीच का जो है वो सेंटर कहते हैं, इसे केंद्र कहते हैं, और केंद्र से परिधि तक के बीच की जो लंबाई होती है उसे त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और ये पूरी लंबाई को हम व्यास कहते हैं, जो केंद्र से होता हुआ एक परिधि से दूसरे परिधि को स्पर्श करे, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाए, केंद्र से होता हुआ, उसको वृत्त का हम व्यास कहते हैं, ठीक है। और ये जो चारों तरफ ये सर्कल देख रहे हैं, यानी कि ये चारों तरफ जो घेरा है, इस बिंदु के चारों ओर ये जो घेरा है इसको परिधि कहते हैं। इसका मान हमारा होता है 2πr। तो ये चीज़ें आपको बस पता रहनी चाहिए। और इसके बाद से ये एक जीवा होती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है, ठीक है। यानी कि वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना है, बाकी वृत्त बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। ये OC बराबर हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 8, ठीक है। अब AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पूरी लंबाई हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पे हमारा त्रिज्या 17 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि केंद्र से लेके परिधि तक के बीच की लंबाई। तो यहाँ तक हमारा ये वाला पार्ट हमारा 17 आ गया, और ये वाला पार्ट हमको 8 मिल गया है, ठीक है। और ये पूरा हमारा AB निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल सकते हैं। कैसे? AC का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर हम आधार का स्क्वायर निकालें तो आधार का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये 17 का स्क्वायर और प्लस के साथ हम माइनस के साथ हमारा क्या हो जाएगा? माइनस के साथ 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा है तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि AC निकाल लेना है, यानी कि आधार निकाल लेना है। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 यानी कि 289, और माइनस 8 का स्क्वायर 64, जब घटेगा तो आएगा हमारा 225। तो चूंकि AC स्क्वायर बराबर हमारा जो है कितना है? 225 है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 225 का वर्गमूल, और 225 का वर्गमूल होता है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 हमारा क्या आ गया? AC आ गया। तो यहाँ पे अब चित्र में देखिए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। चूंकि AC हमारा जो है वो कितना आया? 15 सेंटीमीटर आया। अब अगर कोई भी ये वृत्त है और इसकी ये एक जीवा है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि अगर AC बराबर हमारा जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और तो हमारा AB बराबर क्या हो जाएगा? तो AB बराबर उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू AC, क्योंकि 2 बराबर भागों में विभाजित करता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो यहाँ पे 2 और गुणे AC बराबर हमारा 15 था, तो 15 दूनी के 30, ये हमारा AB आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में से आपको AC का मान निकालना होगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि AB बराबर अगर AC का 2 गुना कर दें तो ये AB के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से 30 हमारा आंसर आ गया। तो हम इस क्वेश्चन को देख के ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। मात्र 30 से 40 सेकंड के अंतर्गत आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसकी केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि किसी भी वृत्त है जिसकी जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर, ये पूरा AV को हम जीवा कहेंगे, तो ये इसकी लंबाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है, और
उसकी केंद्र से दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इस केंद्र से, इस सेंटर से इस जीवा की दूरी जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। जैसा कि आपको यहाँ पे एक लाइन के द्वारा, एक लंब के द्वारा दिखाया गया है, परपेंडिकुलर के द्वारा दिखाया गया है। इसकी दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करना है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ये तो हमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये परिधि तक नहीं गया है, ये जीवा पे ही आके रुक गया है। तो इसके लिए इस केंद्र से परिधि तक का एक जो है वो हम मिलान करेंगे। तो इस तरीके से ओ ए जो बना वो हमारा वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। अब ये चूंकि ए बी, पूरा वाला ए बी जो है वो 16 है, तो वृत्त के केंद्र से और जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 16 का आधा करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि या इसको अगर हम आर माने, ये वाला पार्ट को, जहाँ ये ओ से और जीवा पे डाला गया लंब है, ये वाला पॉइंट, इसको अगर हम आर माने तो ए आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और ये 6 है, तो क्या हम कर्ण नहीं निकाल सकते, ये ओ ए जो है वो कर्ण है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64, ठीक है। तो 64 और 36 हमारा हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल हमारा होता है 10, यानी कि 10। तो इस तरीके से हमने त्रिज्या निकाल लिया, कितना, 10 मीटर। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला चीज़ है, यहाँ पे 10 मीटर भी दिया है और 10 सेंटीमीटर भी दिया है, तो कौन सा हमारा आंसर आएगा। तो चूंकि सभी वैल्यूज सेंटीमीटर में दी गई हैं, इसलिए 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो शायद इस तरीके से आपको समझ ना आया, तो आइए इस तरीके से हम दिखाते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्ण को निकालने के लिए आपको करना होगा क्या, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार चूंकि पूरा लंबाई दे दिया है इस वृत्त में, यहाँ पे मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ आपको, वृत्त बना के ये वृत्त दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जीवा दिया है, इसकी पूरी लंबाई 16 दे रखा है, और ये केंद्र से एक लंब डाला जा रहा है, तो ये वाली जो लंबाई है ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाली लंबाई हमारी 8 हो जाएगी, और उसके बाद से ये वाली लंबाई हमारी 6 है। तो इसको मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, और फिर प्लस के साथ आधार का स्क्वायर यानी कि 16/2 यानी कि 8 का स्क्वायर। तो इसी को 16/2 लिखा गया है 8 को, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 36 + 64 वर्गमूल थे अंडर रूट में, ठीक है। तो ये 36 + 64 हमारा 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितनी आसान तरीके से आपको सॉल्व किया गया है। चूंकि वृत्त एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको प्रैक्टिकली समझाना होता है, यानी कि कॉपी पेन से समझाना होता है, तो चूंकि हम आपको पीडीएफ वाली वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत आपको अभी दिक्कत नज़र आ रही होगी, लेकिन केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान होगा आपको समझने में। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, और एक बार और अगर शॉर्टली तरीके से देखें तो ये पूरा ए बी हमारा है 16 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको कुछ मान लें, ये वाले पॉइंट को मान लीजिए हम पी मान लिए, तो ए पी अगर निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा 2, ठीक है। और ए बी हमारा कितना दिया है, ए बी हमारा दिया है 16 और बटा 2, यानी कि ए पी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा कितना आ गया, 8। अब ये वाला पार्ट ऊपर वाला दिया है हमारा ओ पी बराबर दिया है हमारा 6। तो अगर हम इसका यहाँ से मिलान कर दें ए से, तो हमारा त्रिज्या नहीं निकल जाएगा, और इसको कहते हैं हम कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा 6 है और कर्ण आधार हमारा है 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से वृत्त की त्रिज्या। तो हमने निकाली, तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से जो है वो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप जो है वो एक ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जो है वो कुछ भी रख लीजिए, 4 रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, आप जो है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं 6 या फिर 8, और उसके बाद सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि कितना आंसर आया आपका, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि x डिग्री का मान ज्ञात करो, ठीक है। और यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, इसमें बस थ्योरम का खेल है। अगर आपने थ्योरम अच्छे से समझ लिया, यानी कि प्रमेय को अच्छे से समझ लिया कि कौन सा प्रमेय लगा है, तो बिल्कुल देख के ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये चित्र दिया गया है। अब एक प्रमेय होता है एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके लिए ये थ्योरम ये कहता है कि टी ए बी, एंगल टी ए बी यानी कि ये वाला एंगल जो होता है वो आपका बी सी ए के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे एंगल टी ए बी बराबर एंगल बी सी ए, ठीक है। तो बी सी ए बराबर कितना है हमारा, x डिग्री है। और टी ए बी ये वाला एंगल हमारा है 30 डिग्री, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो x डिग्री का मान कितना आ गया, 30। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब कोई पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि चूंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला जो कोण है वो ये वाले कोण के बराबर होगा, इसलिए x डिग्री का मान 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख के ही हम आंसर बता सकते हैं। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आए और बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि एंगल टी ए बी बराबर एंगल बी सी ए एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं, इसलिए x डिग्री बराबर हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी सिंपल सा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ओ ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, यानी कि ए ओ बी ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, यानी कि इस तरीके से आप समझिए एंगल ए ओ बी बराबर जो है वो कितना है, 30 डिग्री है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो आपको किसका मान निकालना है, ए सी बी का, एंगल ए सी बी का मान निकालना है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये है एक परिधि का कोण जो कि परिधि पे बन रहा है, और ये है एक केंद्र का कोण जो कि केंद्र पर बन रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे जान रहे हैं कि O क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो ये केंद्र पर कोण बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है वो परिधि पे बनता है। तो इसके लिए एक प्रमेय है वृत्त में, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हम आपको बताते हैं। जो परिधि का कोण होता है वो केंद्र के कोण का आधा होता है, ठीक है। यानी कि जो परिधि का कोण होता है, यानी कि एंगल ए सी बी जो होता है वो केंद्र के कोण का आधा होता है, यानी कि एंगल ए ओ बी बटा 2, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी बराबर हमारा दे रखा है कितना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम लिख देंगे और बटे में 2 लिख देंगे, तो ये 15 बार में कट जाएगा, यानी कि एंगल ए सी बी का मान हमारा कितना आ गया, 15 डिग्री। तो यानी कि हम सीधे कहेंगे कि चूंकि परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है, इसलिए अगर केंद्र का कोण हमारा 30 डिग्री है तो परिधि का कोण हमारा 30 बटा 2 यानी कि 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख के ही आप इसका आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रमेय ध्यान रखना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो थ्योरम ध्यान रखना होगा। आप कितने भी हार्ड कितने भी इजी सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी तो हम कुछ इजी सवाल को कर रहे हैं, अभी कुछ इजी क्वेश्चन को कर रहे हैं वृत्त में। अभी जैसे ही जैसे पार्ट आएगा, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, हम बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हर सवाल जो है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इजी नहीं आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो काफ़ी हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2008 में आपका पूछा गया है, और चूंकि हार्ड ये नहीं है, ये देखने में आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि दिए गए चित्र में यदि पी ए यानी कि ये वाला पार्ट, पी से लेके ए तक के बीच की दूरी, वह पी बी यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। चित्र को बस ध्यान से देखिए आप, पी ए तथा पी बी केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। केंद्र O वाले, ये केंद्र O वाले वृत्त पर ये स्पर्श रेखाएं ही तो हैं। इस वृत्त को जो है वो ये दोनों स्पर्श रेखाएं स्पर्श कर रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं
इस प्रकार हैं कि कोण ए पी बी बराबर 80 डिग्री, यानी कि ए पी बी बराबर ये वाला कोण जो है वो हमारा कितना है 80 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी का मान ज्ञात करना है, ये वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये वाला अगर कोई वृत्त है इस तरीके से और ये अगर कोई स्पर्श रेखा उसको स्पर्श कर रही है, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब उस स्पर्श रेखा और उस लंब के साथ जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लंब डाला गया है इस स्पर्श रेखा पर, तो ये लंब और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसे आप केवल ध्यान रखेंगे। और इस चित्र में दिया गया है एंगल ए पी बी बराबर 80 डिग्री, यानी कि इसका मान जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 80 डिग्री। अब मैंने क्या कहा था अभी अभी आपसे कि केंद्र से और स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, ये इसका मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो सेम इसी तरीके से ये वाला भी 90 डिग्री होगा। तो अगर हमको एंगल ए ओ बी निकालना है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप इसको सॉल्यूशन के माध्यम से देखिए, क्योंकि ज़्यादा जो है वो इस पे मार्क चला दिया जाएगा तो आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक फुली डायग्राम है जो कि वहाँ पे क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था आपको। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इसमें जो है वो एंगल ए पी बी बराबर 80 डिग्री दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगल ए पी बी बराबर ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री क्वेश्चन में आपको दे रखा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि इस केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब लंब डालेंगे तो ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा और सेम इसी तरीके से ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला कोण हमारा जो है वो 80 डिग्री है। तो सिर्फ हमको ये वाला कोण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है, यानी कि एंगल ए ओ बी ज्ञात करना है। कौन सा कोण? हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ हमको पता है, 1 2 3, ये तीनों पता है। तो हम केवल एक ये नहीं ज्ञात कर सकते, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में समझाया गया है तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360। ठीक है, ये 360 क्यों हुआ? क्योंकि ये एक जो है वो इस तरीके से आपका चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो एक कोण, ये दो कोण, ये तीन कोण, ये चार कोण, चार कोण बन रहा है ना। तो चार कोण बन रहा है जिसमें तीन कोण का मान आपको पता है। एक कोण का मान ये वाला 80 डिग्री, फिर ये वाला 90 डिग्री, फिर ये वाला 90 डिग्री, और इस कोण का मान ज्ञात करना है, एंगल ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब जब इसको आप जोड़ेंगे तो 9 9 18 यानी कि 180 हो गया, और 180 में 80 को जोड़ेंगे तो 260 हो गया। ठीक है, तो 260 को अगर एंगल ए ओ बी को अगर इधर ही छोड़ दें तो 360 माइनस के साथ 260। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 100 डिग्री। तो यानी कि देखते हैं कि 100 डिग्री आंसर आया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आया है, यहाँ पे 100 डिग्री आपका आंसर आ गया। इसमें क्या किया है, इसमें यही बताया है आपको कि एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको इस चित्र में बताया कि एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी जो है वो 90 डिग्री है। क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि मैंने ये भी बताया था आपको कि ये एक वृत्त है, अगर कोई स्पर्श रेखा इसको स्पर्श कर रही है तो केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, ये जो लंब है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए यहाँ पे एंगल ओ बी पी और एंगल ओ ए पी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया, और एक चतुर्भुज बन रहा था तो एंगल ए ओ बी बराबर 360 माइनस इन सभी कोणों का योग। ठीक है, तो इन सभी कोणों का योग किया है तो 260 आया है, और 360 में से घट जाएगा 260 तो 100 आएगा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन को। तो 100 हमारा चूंकि आंसर आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं, केवल थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वाला कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे कि जब भी कोई
केंद्र से जो है वो यानी कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर अगर लंब होती है तो वो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये 80 डिग्री था और इसका मान ज्ञात करना था। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल सा है और आपको इसको देख के ही आप आंसर इसका बता सकते हैं। कैसे साहब? ये क्वेश्चन पढ़िए ज़रा। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यानी कि ये जो ओ है ये वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल डी एफ ई बराबर 40 डिग्री है, यानी कि डी एफ ई यानी कि परिधि का कोण जब 40 डिग्री है, ये परिधि का ही तो कहा जाएगा क्योंकि ये परिधि पर कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये परिधि पे कोण बन रहा है तो परिधि का कोण हमारा 40 है, यानी कि एंगल डी एफ ई बराबर जो है वो हमारा 40 डिग्री दिया है। तो एंगल ओ डी एफ का मान ज्ञात करना है। ओ डी एफ का मान ज्ञात करना है। इसके लिए करना क्या होगा? बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आपको देखिए इस केंद्र से यहाँ से डॉट 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 करके इसको मिला देना होगा। इसको मिला देंगे तो ये अर्धक पे विभाजित करेगा, यानी कि ये जो 40 है ये वाला पार्ट जो है वो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा 20 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी हमारा 20 हो जाएगा। तो कुछ अच्छे तरीके से आप समझिए जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि बारीक चीज़ें हैं तो आपको अगर अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बैठता है। तो यहाँ से हमने क्या किया था, हमने ये बोला था आपको कि ये मिला देना है इसको F में, O से F को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये मिलाने के पश्चात ये वाला यहाँ से यहाँ तक पार्ट जो हो जाएगा ये 20 हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो 20 हो जाएगा, तभी तो ये मिलेगा। तो ये संपूर्ण 40 था हमारा। ठीक है, तो हमने इसको मिला दिया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि चूंकि OD बराबर OF, ये जो O और D है, O और D है वो OF है। ये क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एंगल ODF बराबर एंगल OFD। ठीक है, क्या है? एंगल ODF, एंगल O, एक मिनट, यहाँ से पूरा चित्र भी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। एंगल ODF बराबर एंगल OFD, एंगल OFD, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण जो है वो अगर आपका कितना है 40/2 यानी कि 20 है। ये वाला कोण कितना है? अगर आपका 20 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये भी आपका जो है वो 20 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि एंगल OFD जो होता है वो एंगल ODF के बराबर होता है। यानी कि आपको सिंपल भाषा में कहें तो ये वाला कोण जो होगा वो ये वाले कोण के बराबर होगा। तो ये वाला कोण आपका चूंकि 20 डिग्री है ये वाला कोण, तो हमारा ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व किया हमने। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है आंसर को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में तो आपका यहाँ पे 20 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल AOB बराबर 90 डिग्री और एंगल AOC बराबर 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री, तो एंगल BAC की माप होगी। अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र में एंगल AOB यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। फिर एंगल AOC ये वाला एंगल जो है वो 110 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि एंगल BAC की माप क्या होगी, यानी कि इस एंगल की माप क्या होगी। ठीक है, तो हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए क्या करना है, आप सबसे पहले जानिए कि किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये वृत्त का केंद्र जो है वो इस पे भी हमारा 360 डिग्री का कोण बनेगा, जिसमें हमारा 110 ये और 90 ये मिल के हमारा ये पूरा हमारा हो गया 210 डिग्री का। ठीक है, तो अगर 360 में से अगर 200 डिग्री हम घटा दें, 110 और 90 200 होता है, तो 360 में से 200 घटा दें तो हमारा बचा कितना? 160 डिग्री। तो 160 डिग्री ये वाला कोण हमारा हो जाएगा। कौन सा कोण? BOC, एंगल
एंगल BOC बराबर हमारा कितना हो जाएगा 160 डिग्री, जैसा कि हमने इसमें से घटा के और यहाँ पे लाया है। ठीक है, तो जब BOC बराबर 160 डिग्री हो गया और BOC केंद्र पर बना गया कोण है, केंद्र का कोण इसे कहते हैं। ठीक है, और BAC को हमको निकालना है, यानी कि इस वाले कोण को निकालना है, और ये परिधि का कोण कहलाता है। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था पार्ट 1 में कि परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। तो अगर हम निकालें एंगल BAC बराबर, तो केंद्र का कोण BOC है और BOC का माप हमने निकाला है 160 डिग्री और बटा 2, क्योंकि आधा होता है परिधि का कोण केंद्र के कोण का। तो ये जब काटेंगे तो 80 दूनी के 160, 80 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने चित्र देख के आपको समझाया है। अब आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। सेम जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे। ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, वही चित्र है। इसमें हम एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया 360 और माइनस 110 प्लस 90, तो ये हमारा हो जाएगा 200। तो 360 में से 200 चला गया तो 160 आ गया हमारा BOC यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा निकल के आ गया। अब ये होता है केंद्र का कोण, BOC को हम कहते हैं, एंगल BOC को कहते हैं केंद्र का कोण, और इसे कहते हैं एंगल BAC को हम कहते हैं परिधि का कोण। तो BAC बराबर एंगल BOC बटा 2, क्यों? क्योंकि परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। तो यहाँ पे हमने केंद्र का कोण हमने निकाला है यहाँ पे 160 डिग्री, तो हम यहाँ पे 160 डिग्री लिखेंगे, और फॉर्मूला में होता है बटा 2, तो बटा 2 हमने लिख दिया और काटा तो हमारा आ गया 80। आंसर हमारा 80 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर C जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो का, जो कि मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको चीज़ों को सिखा दिया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि हमें समझ आ पाए कि आपको हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आसान भाषा में समझ में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है आप सभी के लिए, अगर आप जो है वो थोड़े से कम जानने वाले हैं, यानी कि आपका कंसेप्ट थोड़ा कम क्लियर है। तो ठीक है, ये आप देखिए, ये पूरा बॉक्स यहाँ पे एक वर्गाकार दिया गया है A, B, C और D। ठीक है, इसमें 4 वृत्त हैं एक ही माप के। अब ये बताना है आपको कि ये जो छायांकित भाग है, जो कि लाइनिंग द्वारा डिनोट किया गया है, सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि इस वर्ग के किसी एक भुजा की लंबाई जो है वो हमारा 14 दे दिया है। तो आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि दी गई आकृति में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी कि सभी भुजाएं आपका 14 सेंटीमीटर दे दी गई हैं, और ये आपको बीच में वृत्त दे दिया गया है, और आपको बताना है कि ये छायांकित भाग का, सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसमें हमको दे दिया गया है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसका आधा करेंगे तो ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर आप देखेंगे तो ये वृत्त का व्यास कहलाता है। ये देखिए, ये वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो हमारा एक वृत्त का व्यास मिल गया, चूंकि सभी वृत्त एक समान हैं तो हमारा सभी वृत्त का व्यास मिल गया। तो हम लिखेंगे कि हमारा वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे, वृत्त का व्यास हम निकालेंगे, उसके बाद से हम वृत्त की त्रिज्या निकाल देंगे, और उसके बाद हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और उसी तरीके से अगर चारों वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा तो 4 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से वो चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्ग की हमारी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई भी हमारा 14 है, चौड़ाई भी हमारा 14 है। ठीक है, तो हमारा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 14 गुणे 14। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो 196 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये आप जो है वो इसका गुणा करेंगे तो 196 आएगा, 14 गुणे 14 का, तो 196 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है,
अब हमने जैसा कि कहा कि आपको वृत्त का व्यास निकालना होगा, तो चूंकि ये वर्ग है और इसमें 2 वृत्त हैं, ठीक है, तो ये वर्ग की वर्ग की एक भुजा की लंबाई 14 है, तो अगर इसका आधा करेंगे तो हमारा एक वृत्त का व्यास मिल जाएगा, यानी कि वृत्त का व्यास यहाँ तक मिल जाएगा हमको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे में से 2 से भाग दे देना होगा, यानी कि 14 में 2 से भाग देंगे तो हमारा वृत्त का व्यास मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपका कि एक वृत्त का व्यास बराबर 1/2 गुणे 14 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से हमारा 7 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास होता है। अब वृत्त की त्रिज्या निकालनी होती है तो हम व्यास का आधा करते हैं, क्योंकि देखिए ये वृत्त है हमारा, अगर ये पूरा व्यास है तो त्रिज्या हमारा केंद्र से एक तरफ चली गई परिधि तक की दूरी होती है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पूरे व्यास का 2 से भाग देना होगा, तो हम त्रिज्या निकाल देंगे। तो वृत्त की त्रिज्या हम कैसे लिखेंगे, 1/2 गुणे 7, ठीक है, क्योंकि 7 हमारा वृत्त का व्यास आया है, तो व्यास बटा 2 बराबर त्रिज्या। तो इस तरीके से 3.5 सेंटीमीटर हमारा एक वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गई। अब जब त्रिज्या पता होता है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, किस फॉर्मूला से साहब, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, एकदम ध्यान में रखने वाली चीज़ है, आप ध्यान में रखेंगे। पाई का मान होता है 22/7, ये भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे, या फिर 3.14, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, इसको ध्यान दीजिएगा, पाई का मान हमने यहाँ पे रख दिया 22/7, चूंकि हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अभी, तो पाई का मान हम 22/7 रख दिए, और आर का मान हमारा 3.5 सेंटीमीटर आया है। तो चूंकि आर स्क्वायर है, यानी कि 2 बार आर का गुणा कर देंगे, यानी कि 3.5 गुणे 3.5, ठीक है, और वर्ग सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये क्या करेंगे कि 22/7 गुणे, अब ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कर दिए हैं 35/10 गुणे 35/10, 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे कि ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे, तो इस तरीके से जब हम इसका गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 385, और नीचे अगर गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, ठीक है, और मतलब बीच में काट भी देंगे, जैसे कि ये इस तरीके से 7×5 = 35, फिर 5 दूनी के 10, फिर 11 दूनी के 22, ठीक है, और 11 में 35 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, और नीचे हमारा बचा सिर्फ 10, तो हम इतना लिख देंगे। अब इसका जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आया 38.5, ये आया एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो चूंकि 4 वृत्त हैं एक वर्ग में, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था, इस तरीके से था, 4 वृत्त था हमारा, जो कि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, और ये वर्ग की चारों भुजाओं को भी स्पर्श कर रहे थे अलग अलग से। तो हम चारों वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो 4 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो 38.5 हम लिख देंगे 4 गुणे। तो इस तरीके से जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 154.0 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा चारों वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया। ये हमारा एक वृत्त का क्षेत्रफल था, और ये हमारा चारों वृत्त का क्षेत्रफल है। और वर्ग का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे अभी निकाला था शुरू में 196, ठीक है। तो जब डायग्राम आप देखिए ज़रा, अगर हम इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल निकाल लें ये चारों वृत्त का, तो ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो हमारा चूंकि जो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कि अतः रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो वर्ग का क्षेत्रफल शुरू में हमने निकाला था लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 14 गुणे 14, तो ये हमारा आया था 196, और चारों वृत्तों का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 154, तो 154 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए 42 हमारा आया था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मुझे टाइम इसलिए लग रहा है ताकि मुझे आपको समझाना है अच्छे तरीके से। अगर आप एक्सपीरियंस करें, इसको प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको दोहराएंगे, तो आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अच्छे से दोहराते रहें, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी का रिवीजन करते रहें, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी सिंपल सा है, जो कि आप इस तरीके से 2007 में देख सकते हैं कि पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको जाननी होगी कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है वो एक केंद्र है और ये चारों तरफ ये वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो ये वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हम निकाल सकते हैं, आर का मान पहले से मिला है तो एक वृत्त की परिधि हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं R1 करके, और दूसरे वृत्त की परिधि निकालनी है तो 2 पाई R2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूसरे वृत्त की परिधि निकल जाएगा। तो उस वृत्त की परिधि निकालनी है जो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि मान लीजिए जो भी हमारा वृत्त का परिधि निकालना है उसको अगर हम 2 पाई आर मान लें तो 2 पाई आर बराबर 2 पाई R1 और प्लस 2 पाई R2, यही तो होगा। बिल्कुल, तो सबसे पहले इन सभी झमेला को छोड़ते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चूंकि पहला हमारा जो है वो त्रिज्या दे रखा है पहले वृत्त की 10 सेंटीमीटर, तो R1 बराबर हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि पहले वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई R1, R1 का मान 10 दिया है तो 10 हम लिख देंगे। ठीक है, तो 2 पाई इंटू 10, तो अब गुणा करेंगे तो 20 पाई हो जाएगा हमारा, 10 दूनी के 20 पाई हमारा पहले वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा दिया है 9 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की परिधि हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई R2। तो इसलिए R2 का मान 9 रख के अगर गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि दूसरे वृत्त की परिधि हमारी आ गई 9 दूनी 18 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये भी आप लिखेंगे साथ साथ। अब दोनों वृत्तों की परिधियों का योग कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग निकाल लेते हैं, तभी तो हम त्रिज्या निकाल पाएंगे। तो हम इन दोनों वृत्तों की परिधियों को योग निकालते हैं। पहले वृत्त की परिधि आई थी 20 पाई और दूसरे की 18 पाई, तो 20 प्लस 18 पाई यानी कि 38 पाई हम दोनों वृत्तों की परिधियों का योग हो गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा था कि ऐसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो जो भी वृत्त की त्रिज्या निकालनी है उसे हम वांछित वृत्त मानते हैं, जो हमें वांछित चाहिए। ठीक है, तो वांछित वृत्त की परिधि, जो हमें वृत्त चाहिए उसकी परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रश्नानुसार। तो जो भी वृत्त की परिधि हमको, जो भी त्रिज्या ज्ञात करनी है उसकी परिधि मान लेते हैं हम 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग कितना आया था 38 पाई। तो 38 पाई के बराबर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार की जगह पे। ठीक है, अब 2 पाई 2 से काट देते हैं इसको, तो 2 से काटेंगे तो 2 एक में 2 और 2 9 18, 19 दूनी का 38, यानी कि हम लिख सकते हैं या फिर आर बराबर 38 पाई बटा 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 पाई से 38 पाई में भाग देंगे तो 19 बार में कट जाएगा। तो आर का मान हमारा कितना निकल के आ गया 19 निकल के आ गया। तो अभिष्ट वृत्त, जो भी वृत्त हमें चाहिए था, उस वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 19 सेंटीमीटर आ गई। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो हमारा मैच कर रहा है कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला त्रिज्या दिया था तो पहले वृत्त की परिधि हम निकालेंगे 2 पाई R1 से। ठीक है, अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया था तो इसीलिए दूसरे वृत्त की परिधि हम निकालेंगे 2 पाई R2 से। दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग कह रहा है, और उसको हम किसके बराबर में लिख देंगे, जो वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है उसको मान लेते हैं 2 पाई आर, और इसके अकॉर्डिंग हम आर का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है ये। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिंपल सा ही है कि एक धावक वृत्ताकार स्टेडियम के 8 चक्कर लगाकर 1760 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कोई भी धावक है जो वृत्ताकार स्टेडियम के 8 चक्कर लगाकर 1760 मीटर की दूरी तय करता है। वृत्ताकार स्टेडियम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेहद आसान है। देखिए
8 चक्कर जब वृत्ताकार स्टेडियम का लगाता है तो 1760 मीटर की दूरी तय करता है। तो एक चक्कर लगाएगा तो कितना करेगा, तो एक चक्कर लगाएगा तो हमारा 1760/8 मीटर दूरी तय करेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आएगा तो वो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडिया लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और जब एक चक्कर तय करेगा तो वृत्ताकार चूंकि स्टेडियम है, और एक चक्कर मतलब क्या, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है ना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया। और जो भी 1760/8 करने पे जो भी आएगा वो इसके बराबर में रख देंगे, और यहाँ से आर का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, आर का मान निकाल लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे वृत्ताकार स्टेडियम का, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr²। आर का मान हमने निकाल रखा है तो हम इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि एक धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्ताकार स्टेडियम की परिधि या वृत्त की परिधि। क्योंकि स्टेडियम क्या होता है, एक वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्ताकार सर्कल तरीके का होता है, और सर्कल की परिधि होती है हमारी 2πr। ठीक है, तो एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा, यानी कि एक चक्कर पूरा करेगा, यानी कि वृत्त की परिधि को पूरा करता है, तो 2πr बराबर हम लिख सकते हैं। तो 8 चक्कर में हमारा जो है वो इतना दूरी तय कर रहा था, तो एक चक्कर में कितना करेगा, 1760/8 यानी कि 220 मीटर दूरी तय करेगा एक चक्कर में वो धावक। ठीक है, और एक चक्र मतलब क्या, वृत्त की परिधि, तो इस दूरी को हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि के बराबर, यानी कि 2πr बराबर 220 मीटर। ठीक है, क्योंकि वो धावक जो है वो 220 मीटर दूरी तय करता है एक चक्कर में। ठीक है, तो एक चक्कर होता है चूंकि 2πr, तो 2πr बराबर 220 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम आर का मान कैसे निकालेंगे, आर बराबर 220/2π, और पाई का मान मैंने आपको बताया था 22/7 या फिर 3.14 होता है। तो दोनों का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पे 22/7 रखा है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे है। और जब इसका डिवाइड करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 35 मीटर। साथ साथ आप सॉल्व करते जाइए, क्योंकि कई बार ये होता है कि किताब में जो है वो सोल्यूशन थोड़ा गलत दे देता है, सॉल्व करने में थोड़ा गलत होता है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमें कमेंट में बता सकेंगे कि आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो साथ साथ सॉल्व करने से 2-3 फायदे हैं, आपको सॉल्व करना भी आ जाएगा, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को सॉल्व कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हमने आर का मान निकाल लिया, त्रिज्या का मान निकाल लिया। ठीक है, अब स्टेडियम का क्षेत्रफल, चूंकि स्टेडियम वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था πr² होता है, तो πr² में r की जगह पे 35 रख देंगे, तो चाहे r² है तो 35 × 35 लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे, पाई का मान लिख देते हैं यहाँ पे 22/7 × 35 × 35, क्योंकि r² है। और जब इसे सॉल्व करेंगे साहब तो हमारा आएगा 3850 मीटर स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल निकालना है तो मीटर स्क्वायर आएगा हमारा, तो 3850 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 3850 कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो 3850 मीटर स्क्वायर, यानी कि पहला ही आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट टाइप भी हमारा काफ़ी सिंपल सा है और 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखिए साहब, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे लेसन्स ख़त्म कर दिए हैं। मैक्सिमम हमने जो 2 से 4 लेसन जो है वो सभी चैप्टर्स के ख़त्म कर दिए हैं, सभी सब्जेक्ट के ख़त्म कर दिए हैं। तो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके उन सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ को बहुत आसानी से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर, एक की 9 वाले 2 वृत्तों की, ऐसे वृत्त जिसकी एक की त्रिज्या है हमारी 4 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है हमारी 9 सेंटीमीटर। 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी हमारी है, यानी कि इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। अगर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींचे तो उसकी लंबाई क्या होगी दोनों स्पर्श बिंदुओं के बीच, यानी कि अगर एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो इनके बीच की लंबाई क्या होगी।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्याओं का योग माइनस त्रिज्याओं का अंतर, यानी कि त्रिज्याओं का जोड़ और त्रिज्याओं का घटाना करके इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि त्रिज्याओं के जोड़ का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के घटाना का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, यानी कि वर्गमूल कर देंगे। तो ये हमारा अभिष्ट दूरी हो जाएगी दो बिंदुओं की अनुस्पर्श के लिए। या फिर कह सकते हैं कि अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी और माइनस त्रिज्याओं का अंतर, यानी कि त्रिज्याओं का घटाना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा त्रिज्या दिया है, यहाँ पे यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको। एक की त्रिज्या दिया है आपका R1 बराबर 9 दिया है और R2 बराबर हमारा दिया है 4। तब अब क्या करेंगे? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर यहाँ पे कह रहा है, यानी कि 4 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 4 प्लस 9 बराबर कितना होता है? 13। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 189। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 189 माइनस, फिर 9 में से 4 गया, R1 माइनस R2, यानी कि 9 में से 4 गया 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 हो जाएगा। अब 189 में से 25 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 में से 5 गया 4, और 8 में से, ये यहाँ पे देखिए थोड़ी सी जो है गलती हुई है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि R1 बराबर जो है वो आपका कितना है? R1 बराबर है आपका 9 और R2 बराबर है आपका 4। अब यहाँ पे 9 4 कितना हो जाएगा? 13, और 13 का आप जो है वो 13 गुणे 13 करेंगे तो 13 39 के 9 और हाथ पे लागल 3। ठीक है, और 13 का में 13 3 16, 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अंडर रूट में 169 माइनस 25, तो अब इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 144, और 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का। या फिर ये जिस तरीके से किया है वो तरीका भी जान जाइए। ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो हमारा हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2। ठीक है, अब इसको भी ओपन कर दीजिए माइनस के साथ। माइनस के साथ ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस 2R1 R2। ठीक है, ये R1 का स्क्वायर से R1 का स्क्वायर कट जाएगा, R2 का स्क्वायर से R2 का स्क्वायर कट जाएगा, 2R1 R2 और 2R1 R2, 4R1 R2 हो जाएगा अंडर रूट में। तो 4R1 R2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब R1 का मान हमारा जो है वो 9 है और R2 का मान 4 है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे और 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 चौको 36, 36 का वर्गमूल होता है आपका कितना? 6, और गुणे 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 6 दूनी के 12 भी कर सकते हैं आप, या फिर आप जो है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो टोटल हमारा 12 आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है कि दोनों त्रिज्या आपको पता है, या फिर आपको जो है वो केंद्रों के बीच की दूरी पता है जो कि 13 है, और त्रिज्याओं का अंतर आपको पता है कि 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो फार्मूला होता है आपका अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। तो उस पर रख के आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा 12 आंसर आया है, तो 12 आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को कीजिए कॉपी में और हमें बताइए कि आंसर आया आपका कि नहीं। आपका मैं आपको बता दूं कि इसका जो है वो फॉर्मूला आप नोट भी कर लीजिए यहाँ से, कि अभिष्ट दूरी बराबर त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर का वर्गमूल, या फिर केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस के साथ त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, ठीक है, और उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर चित्र नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं जो कि 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हमने एक वृत्त बना लिया जो कि 4 सेंटीमीटर का है। ये आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी के एक बिंदु से, उसके केंद्र से मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का दूरी है, उस दूरी के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, इससे स्पर्श रेखा एक वृत्त पे खींच देते हैं।
ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हमारा कितना होगा, ये हमारा 5 है और ये हमारा 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका मान निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो आप चलिए किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले ये जान जाइए कि जो कि हमारा जो कहा था आपका कि इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यानी कि OP बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर OA यानी कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, यानी कि OA बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो OA और OP बराबर हमारा OP बराबर 4 सेंटीमीटर और OA बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ज़रा, AP का मान नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? AP का स्क्वायर बराबर होता है OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। आप जानते भी हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चूंकि ये आधार है तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि आपको जो है वो कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लंब का स्क्वायर कितना दिया है, 4 का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो 9 आपका जो है वो वर्गमूल में हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको ये जो है चित्र बनाने आ गया तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दी गई आकृति में P केंद्र वाले वृत्त के व्यास के दोनों छोर पर बिंदु A और B है, ठीक है, और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु C इस प्रकार है कि एंगल ABC बराबर 35 डिग्री हो तो एंगल PCA का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी गई आकृति में P केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास के दोनों छोरों पर बिंदु A और B है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P केंद्र वाले, इसका केंद्र जो है वो P है और इसके दोनों छोर पर जो ये आपका बिंदु है ये हमारा A और B है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस वृत्त के। तो यहाँ पे दोनों छोर है। उसके बाद से ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर एक बिंदु C इस प्रकार है, ये देखिए वृत्त की परिधि है और इस पे एक बिंदु C इस प्रकार है कि एंगल ABC बराबर 35 डिग्री, यानी कि एंगल ABC बराबर कितना है हमारा 35 डिग्री दिया गया है, यानी कि ये वाला एंगल हमारा जो है वो 35 दिया गया है, ठीक है। तो हमारा ये पूछ रहा है कि एंगल PCA का मान ज्ञात करना है, यानी कि PCA यानी कि ये वाला है PCA, ये वाला एंगल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि ये अगर ये बिंदु P जो है वो केंद्र है तो ये जो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी कि ये वाला जो कोण होगा ये वाला कोण हमारा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक प्रमेय आप जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो हमने डायग्राम इसी तरीके से बना लिया, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि PA बराबर PB बराबर PC वृत्त की त्रिज्या है। ज़रा देखिए इसमें PA भी वृत्त की त्रिज्या है, फिर यहाँ पे PB भी जो है वो वृत्त की त्रिज्या है और PC भी वृत्त की त्रिज्या है। तो तीनों हमने लिख दिया, PA PB और PC वृत्त की त्रिज्या है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल PBC बराबर एंगल PCB बराबर 35 डिग्री, यानी कि एंगल PBC ये वाला एंगल और एंगल PCB ये वाला एंगल दोनों कितना हो जाएगा, बराबर होता है, यानी कि 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है वो ACB बराबर भी दे रखा है, ACB यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना दे रखा है 90 डिग्री, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। कैसे? अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। जैसे कि अगर ये एक वृत्त है और ये अर्धवृत्त है तो इस पे जो कोण बनता है ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री होता है और इसे ही अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं के प्रमेय से हम जानते हैं,
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री अर्धवृत्त का कोण है, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चूंकि आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, सो आप इस चीज़ को बस समझ जाइए और इसे सॉल्व कीजिए आसानी से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे एक चीज़ कि एंगल पी सी ए प्लस एंगल पी सी बी बराबर 90 डिग्री। ये क्या है? यही है अर्धवृत्त का कोण। एंगल पी सी ए यानी कि ये वाला एंगल और एंगल पी सी बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है तो इनको जोड़ के हम 90 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। और पी सी बी बराबर हमको पता है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा यानी कि 35 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम पी सी ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे पी सी बी बराबर हमको पता था 35 डिग्री, तो हम यहाँ पे इसको इधर पक्षांतर कर देंगे यानी कि 90 माइनस 35 डिग्री बराबर हमारा पी सी ए। तो पी सी ए बराबर हमारा निकल के आ गया 55 डिग्री। तो यही हमारा कोण निकालना था, पी सी ए, ये वाला कोण निकालना था। तो ये वाला कोण हमारा 55 डिग्री आ गया। देखिए इससे आसानी से आप समझिए कि ये जो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, यानी कि ये वाला कोण जो है वो हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला कोण हमारा 35 डिग्री का है। तो इसके हिसाब से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 35 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एंगल, ये वाला देखिए, एंगल ए सी बी यानी कि या फिर पी सी ए प्लस एंगल पी सी बी यानी कि ये वाला एंगल अगर मिलाएंगे तो ये पूरा जो है वो ए सी बी के बराबर होगा एंगल के, और ए सी बी जो है वो 90 डिग्री है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है ये वाला प्रमेय से। और पी सी बी बराबर भी हमको 35 डिग्री पता है। तो इस तरह का तरीके से हम पी सी ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसी चीज़ को ज्ञात किया, बहुत आसानी से हमारा 55 डिग्री आंसर आ गया। इसलिए हम यहाँ पे 55 डिग्री वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन 55 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि दिए गए चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें ये ए बी देख रहे हैं आप, ये वृत्त का व्यास है क्योंकि केंद्र से गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी डी ए बी के लंबवत है। ये जो सी डी है, ये सी डी है, ये रेखा, ये ए बी के लंबवत है यानी कि इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 2 सेंटीमीटर यानी कि ए बी बराबर ये पूरा लंबाई 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो ई डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली लंबाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप यहाँ से यहाँ तक एक मिलान कर दीजिए, जिससे हम वृत्त की त्रिज्या के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। और हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये वाला चित्र में, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये मिलान कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो ए बी है वो सी डी आपस में जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। तो हमारा ये देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा था कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 2 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले इस चीज़ को लिखा। अब ई बी का मान निकालेंगे, ये वाला मान, ई और बी का मान। ई बी का मान कैसे निकाल सकते हैं? ई बी का मान निकालने के लिए ए बी में से ए ई को घटा देंगे। अगर इतनी पूरी लंबाई में से अगर इतना लंबाई को हम घटा दें तो ई बी की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो ई बी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए ई। आप बस चित्र पर ध्यान दीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ई बी बराबर ए बी माइनस ए ई, और ए बी का मान है हमारा 10 और ए ई का मान है 2, तो 10 माइनस 2 बराबर 8। तो ई बी का मान हमारा कितना निकल के आ गया, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई हमारा निकल के आ गया कितना, 8 सेंटीमीटर, 10 माइनस 2 से, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ओ ए या फिर ओ बी, जो कि वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे आप देखिए केंद्र से परिधि तक गया है, तो ओ ए या फिर ओ बी, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इसको हम किसी भी तरीके से निकालते हैं। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी
बराबर AB/2। अगर AB/2 करेंगे तो हम OA और OB का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्या है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास यानी कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, बटे 2 होता है तो 2 बचे 10, यानी कि OA या फिर OB बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर हमारा आ गया। तो OA या फिर OB ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं और त्रिज्याएं हमेशा समान होती हैं, तो इसीलिए हमने लिखा OA बराबर OB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे EO का मान। EO देखिए कहाँ है, EO का मान हमने निकाला। क्यों निकाल रहे हैं ये सब इसलिए निकाल रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और जिसमें हमने एक त्रिज्या का मान निकाल लिया, तो OD बराबर भी हमारा 5 ही होगा, क्योंकि OD भी हमारा त्रिज्या ही है। तो हम यहाँ से त्रिज्या का मान 5 निकाल लिया हमने। उसके बाद से अगर EO का मान निकाल लेंगे, ठीक है, EO का मान निकाल लेते हैं तो हम ED का मान पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं आसानी से। इसलिए EO का मान पहले आपको निकालना होगा। EO का मान आप कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो EO का मान हम निकालेंगे तो EO का मान निकाल सकते हैं, ये पूरी त्रिज्या EO यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको केवल निकालनी है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये पूरी त्रिज्या में से अगर AE का मान घटा दें तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। तो पूरी त्रिज्या कितनी है हमारी, ये पूरी है 5। ठीक है, तो हम 5 लिख देंगे माइनस के साथ ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि AE बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पे हमारा EO बराबर 3 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से देख लीजिए EO बराबर 5 - 2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिससे हम ED का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ ज़रा देख लीजिए, ये ED है, ED क्या है, ये E और D है, ये एक लंब है, लंब की तरह है। तो कर्ण लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से लंब का स्क्वायर बराबर होता है आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, सबका स्क्वायर है। कर्ण हमारा कितना दिया गया है, ये कर्ण त्रिज्या है वृत्त की, जो कि हमने निकाला था आपको 5, तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, माइनस EO का मान हमने अभी अभी निकालना 3, तो 25 में से 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 25 में से 9 जाएगा 16 हो जाएगा। और चूंकि लंब का स्क्वायर है यानी कि ED का स्क्वायर है, ये लंब की जगह पे हम E और D लिखेंगे क्योंकि ED का मान निकालना है। तो ED का स्क्वायर बराबर 16, तो ED बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ED बराबर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हम ED का मान निकाल लिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका ED बराबर 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो हमने जब निकाला तो ED का मान 4 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे देख के ही आप आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो x का मान होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो हैं वो वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रही हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में अच्छे से, तो आपको पता होगा कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त की परिधि को स्पर्श करें उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके पहले सबसे पहले आपको निकाल लेना होगा ये वाला पार्ट कि ये वाला पार्ट कितना होता है। तो ये थ्योरम से ही आप निकाल सकते हैं। ये अर्धवृत्त पर एक कोण बन रहा है, तो अर्धवृत्त का कोण ये कितना हो जाएगा, समकोण हो जाएगा इस प्रमेय से। और मान लीजिए आपको प्रमेय नहीं पता है, फिर आप कैसे निकालेंगे, ये 30 डिग्री दिया है, ये वाला कोण 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री और माइनस के साथ 90 डिग्री। तो 180 में से 90 जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से भी आ रहा है। और प्रमेय की सहायता से भी हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है,
अब देखिए ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री निकल के आ गया, और मैंने आपको अभी अभी थ्योरम बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग 180 होता है, यानी कि 90 प्लस x बराबर 180 लिख सकते हैं थ्योरम से, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 90 प्लस x बराबर हम क्या लिख देंगे, 180 लिख देंगे, ठीक है। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि x डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि एंगल आर अर्धवृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण है, अतः एंगल आर बराबर एंगल एक्स बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये जो है वो अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण है 90 डिग्री, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से 180 में से 90 जाएगा तो x बराबर हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चित्र में O वृत्त की केंद्र है, ठीक है। चित्र में O जो है वो वृत्त की केंद्र है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। ये जो PA है और PB जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल APB बराबर 35 डिग्री, यानी कि APB ये वाला एंगल जो है वो अगर 35 डिग्री है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है AOB का मान, यानी कि ये वाले एंगल का मान हमको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक चीज़ बस ध्यान दीजिए। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि केंद्र से अगर कोई वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब उस स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनेगा और एक यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये 35 डिग्री है, तो ज़रा देखिए ये एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है। तो यानी कि 35 डिग्री हम लिख सकते हैं प्लस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दिया हमने, फिर प्लस ये वाला 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दिया हमने, प्लस एंगल बी या फिर AOB बराबर 360 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है। तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण बराबर 180। तो अब सबको जोड़ देंगे और उधर पक्षांतर करेंगे तो एंगल AOB बराबर हो जाएगा 360 माइनस के साथ 215, ठीक है। यानी कि ये 9 9 18 और 180 में 35 जोड़ेंगे तो हमारा 215 आ जाएगा, और 360 में से 215 जब घटाएंगे तो 145 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैंने आपको सॉल्व किया है। मैंने आपको सबसे पहले यही बता दिया है कि एंगल OAP यानी कि ये वाला एंगल और एंगल OBP यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। मैंने इसलिए लिख के बताया है आपको ताकि समझ में आए, किताब में ऐसी तरीके से समझाया है कि आपको शायद समझ ना आएगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि चतुर्भुज OA, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, चतुर्भुज OAPB में, ठीक है, PBO में ये चतुर्भुज है, इनके चारों कोणों का योग हमारा 360 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल AOB यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। फिर प्लस के साथ लिखेंगे एंगल OBP यानी कि ये वाला एंगल, फिर प्लस के साथ लिखेंगे एंगल OAP यानी कि ये वाला एंगल, और फिर प्लस के साथ लिखेंगे एंगल APB बराबर 360 डिग्री, ठीक है। जो जो मान दिया गया है, जो जो मान हमें पता है वो रख देंगे। ये वाला जो है वो 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, और ये वाला मान हमको दिया गया है 35 डिग्री। तो इन तीनों मानों को रख देंगे, बराबर 360 होता है। तो ये वाला मान जब निकालेंगे यानी कि एंगल AOB का मान निकालेंगे तो 360 माइनस 215 यानी कि 145 डिग्री हमारा ये एंगल AOB का मान निकल के आ जाएगा। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से हमने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया। सो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए सिंपल बनती चली जाएंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि चित्र में AT वृत्त की बिंदु A पर स्पर्श रेखा है।
AT जो है वो वृत्त की बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। अब ज़रा देख लेते हैं कि AT कहाँ है। A और T, ये AT जो है वो वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा है, यानी कि बिंदु A पर इस वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ O वृत्त का केंद्र है तो x और y z का मान ज्ञात कीजिए। ये O जो है वो वृत्त का केंद्र है, तो इस पूरे चित्र में हमको x डिग्री का मान बताना है। ठीक है, y डिग्री का मान कितना होगा और z डिग्री का मान कितना होगा ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप केवल चित्र देख के इसका आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि एंगल TA और ये B है। ठीक है, तो एंगल TAB बराबर कितना दिया है, ये हमारा दिया है 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल BCA यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना दिया है, x डिग्री। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, एक प्रमेय होता है कि एंगल TAB बराबर एंगल BCA। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो TAB बराबर हमारा 60 डिग्री है और बराबर एंगल BCA बराबर हमारा x डिग्री है। तो x डिग्री का मान हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हमने x डिग्री का मान फाइंड आउट कर लिया। अब ये है केंद्र पे बनने वाला कोण, ये जो y डिग्री है ये केंद्र पे बनने वाला कोण है, और जो x डिग्री जिसका मान अभी अभी हमने निकाला है कितना, 60 डिग्री निकाला है, ये है परिधि का कोण। तो हमेशा केंद्र का कोण जो होता है वो परिधि के कोण का दूना होता है। यानी कि अगर y डिग्री का मान निकालें तो y डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स डिग्री का मान हमारा 60 है, तो 60 दूनी के 120, यानी कि y डिग्री का मान 120 आ जाएगा। तो x डिग्री का मान 60 आ गया, y डिग्री का मान 120 आ गया। तो आप रूपी ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन दोनों हमारा साथ साथ मैच कर रहा है। ठीक है, x और y का मान हमारा मिल गया, तो z का मान भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं z का मान भी बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप निकालेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई वृत्त है उसको कोई भी स्पर्श रेखा स्पर्श करती है तो उसके केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके हिसाब से अगर ये वाला कोण देखा जाए तो ये वाला 90 डिग्री होगा। ठीक है, और लेकिन ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री है। तो 90 डिग्री वाले कोण में से अगर इतना कोण को हम घटा दें तो ये वाला कोण हमारा मिल जाएगा, यानी कि z डिग्री वाला कोण मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू z डिग्री। ठीक है, तो 90 में से 60 जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो z का मान हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो जैसा कि आप देखिए कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन को टिक कर देंगे। देखिए, मैंने आपके लिए बताया भी है कि किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। एंगल TAB बराबर एंगल BCA, एंगल TAB बराबर एंगल BCA, इसमें आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए ये आपस में बराबर होता है, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो TAB बराबर हमारा 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे BCA बराबर x डिग्री है, तो x डिग्री बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरीके से AOB केंद्र का कोण है और BCA ये जो है वो परिधि का कोण है। तो AOB बराबर 2 गुणे BCA होता है, यानी कि केंद्र का कोण परिधि के कोण का दूना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। BCA का अभी अभी मान हमने निकाला है कितना, 60 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। और फिर हमने लास्ट में ये भी बताया कि किस तरीके से आप z डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। पूरा आपका 90 डिग्री है, उसमें से 60 डिग्री घटा देंगे तो 30 डिग्री हमारा z डिग्री का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल सा है, केवल सूत्र पे आधारित प्रश्न है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में PAB एक रेखाखंड तथा PT वृत्त की स्पर्शी है, x की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो PT है वो आपका वृत्त का स्पर्शी है। ठीक है, और यहाँ पे PA और PB का मान दे रखा है। PA का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर और PB का मान दे रखा है x सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला होता है एक कि PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB,
ये एक फॉर्मूला है जिसे आप याद कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका जो है वो PT बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो PT का स्क्वायर की जगह पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 बराबर PA बराबर दिया है 3 और गुणे PB बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम क्या लिखेंगे 3 + x, तो 3 + x ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर में हमारा 125 रहेगा, x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया कि इस तरीके का जब भी चित्र हो तो आप निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र है आपका PT² बराबर PA × PB, यानी कि आप जो है वो इस स्पर्शी का स्क्वायर करेंगे तो ये जो है वो PA और × PB के बराबर होगा, यानी कि एक पूरी लंबाई और या आधी लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब PT का मान दिया है आपका, यानी कि स्पर्शी की लंबाई दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर PA का मान दिया है आपका 3, तो 3 हम रख देंगे और PB निकाल लेंगे। तो PB कैसे निकालेंगे, PA + AB। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा PB। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 + x। ठीक है, उसके बाद से जब हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर हमारा 25 है। 25 में से 9 जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, बराबर 3x। तो x का मान अगर निकालेंगे तो 16/3 यानी कि 5.3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी 5.3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि चित्र में BC अर्धवृत्त का व्यास है, ठीक है, और O केंद्र है। यदि एंगल ABO की माप 65 डिग्री है, एंगल ABO की माप 65 डिग्री है, तो एंगल OAC की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि एंगल OAC ये वाले एंगल की माप आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और एंगल OBA बराबर हमारा दे रखा है 65 डिग्री। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले आप क्या चीज़ जानते हैं, आप ये जानते हैं कि ये 65 डिग्री दिया है और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये वाला चीज़ हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और तब हम इस पूरे त्रिभुज की मदद से, यानी कि त्रिभुज BAC की मदद से ACB का मान ज्ञात कर सकते हैं या फिर BCA का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 वाला फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये पहला कोण हमारा कितना हो जाएगा 65 डिग्री, प्लस दूसरा कोण ये वाला हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, और अगर इस वाले कोण को x मान ले तो x बराबर हमारा हो जाएगा 180। तो 100 बराबर अगर निकालें तो 180 माइनस 9 6 15 155 डिग्री। ठीक है, और 155 डिग्री तो यानी कि x डिग्री बराबर हमारा आ जाएगा 25 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 25 डिग्री, यानी कि इस कोण का मान हमने निकाल लिया 25 डिग्री। क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि OAC का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी केंद्र से इस तरीके का त्रिभुज बने तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि एंगल OCA बराबर होता है एंगल OAC। ठीक है, तो OCA का मान हमने निकाल रखा है कितना 25 डिग्री, अभी आपके सामने हमने निकाला। तो OAC का मान कितना होगा, ये भी 25 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। तो बहुत आसानी से हमने आपको बता दिया। तो 25 डिग्री यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हमने नोट डाउन किया है, उसके बाद हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। कैसे भैया, ये जो है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो यानी कि अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो समकोण होता है, यानी कि ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि BAC में, त्रिभुज BAC में हम अगर तीनों कोणों का योग करें तो 180 होगा, यानी कि ABC ये वाला कोण हमको दिया है 65 डिग्री। यहाँ पे देखिए 65 डिग्री दिया है, तो हम इसमें 65 डिग्री लिख देंगे, फिर प्लस के साथ
एंगल बी सी ए, यानी कि ये वाला कोण तो बी सी ए, तो बी सी ए कुछ नहीं दिया है तो हम ऐसे ही रख देंगे। फिर एंगल सी ए बी, यानी कि ये वाला कोण, या फिर बी ए सी, दोनों बात एक ही है। तो आप इसका मान जो है वो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण के द्वारा 90 डिग्री हो जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस तरीके से हम बी सी ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल बी सी ए बराबर 180 माइनस 155, तो बी सी ए बराबर 25 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा बी सी ए, यानी कि ये वाला कोण। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है ओ ए सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आप जानते हैं कि जब भी केंद्र से अगर इस तरीके का त्रिभुज बने तो ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल बी सी ए बराबर एंगल ओ ए सी, चूंकि करके लिखेंगे कि चूंकि एंगल बी सी ए बराबर एंगल ओ ए सी, इसलिए अगर बी सी ए का मान 25 डिग्री है तो ओ ए सी का मान भी हमारा 25 डिग्री हो जाएगा, और इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे और वृत्त पूरा अच्छे तरीके से समझ आया, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताया, चाहे वो पार्ट 1 का हो, पार्ट 2 का हो, पार्ट 3 का हो, अगर सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट चैप्टर बताइए कि कौन सा चैप्टर हम आपके लिए स्टार्ट करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए, और उन सभी स्टूडेंट्स को बताइए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।